टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने बिहार के 110 शेल्टर होम्स का ऑडिट किया और फिर जो उन्हें बातें पता चली उन शेल्टर होम्स के बारे में, उन्हें जानकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश दंग रह गया। इन शेल्टर होम्स के अंदर जहां पर बेसहारा लड़कियों को लाया जाता था उनकी एजुकेशन एंड वेलबींग के लिए, वहां पर उनका सेक्सुअल असोल्ट हो रहा था। रात रात भर चीखती चिल्लाती थी बालिका गृह की लड़कियां। मुजफ्फरनगर की डिप्टी एसपी ने अपने 16 पन्नों की जांच रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे सुनकर, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहां पर सिर्फ 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही थी और ये सारा गंदा काम वो लोग कर रहे थे जो इस एनजीओ को चला रहे थे। और जब मामले की सीबीआई जांच हुई तो पता चला कि इन लोगों के साथ कुछ पॉलिटिशियंस और बड़े ऑफिसर्स भी शामिल थे और इवन कि इन बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने में इन एनजीओज में काम करने वाली वुमेन वर्कर्स भी थी। समलैंगिक थी बालिका गृह में काम करने वाली महिलाएं। बालिका गृह की महिला हेल्पर बच्चियों से संबंध बनाती थी। ये बड़े खुलासे मुजफ्फरपुर के डिप्टी एसपी की जांच रिपोर्ट में हुए हैं। इस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स का कहना था कि इन 110 शेल्टर होम्स में से सबसे ज्यादा जो बुरा हाल था वो मुजफ्फरनगर के एक बालिका गृह नाम के शेल्टर होम का था। इस शेल्टर होम में 7 से लेकर 17 साल तक की बच्चियों को रखा जाता था और वो लोग उन्हें ड्रग्स देते थे, बेल्ट से मारते थे और उनका रेप करते थे। दोस्तों, जब से मैंने क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू किया है तब से मैं बहुत सारे हीनियस क्राइम्स को स्टडी कर चुका हूँ, उन पर रिसर्च कर चुका हूँ, लेकिन जब मैंने इस केस के बारे में पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इन छोटी छोटी मासूम और बेसहारा बच्चियों के साथ इतनी दरिंदगी आखिर कोई कैसे कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इस केस के बारे में एवरी सिंगल डिटेल बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग हो, आपसे सुनी ना जाए। इसलिए अगर आप नहीं चाहते तो यहीं पर ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज लेट्स कंटिन्यू। बिहार के मुजफ्फरनगर में एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम है प्रातः कमल और उसका ओनर है ब्रिजेश ठाकुर। इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही एक शेल्टर होम भी बना हुआ है जिसके अंदर करीब 45 लड़कियां रहती है। इस शेल्टर होम के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, कोई भी बिना परमिशन के ना अंदर जा सकता है और ना ही अंदर से कोई लड़की बिना परमिशन के बाहर आ सकती है। ये शेल्टर होम बहुत ही कंजेस्टेड है और इसकी पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 खिड़कियां हैं और उन्हें भी कांच से सील किया हुआ है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अंदर का क्या हाल होगा। इस बालिका गृह को एक एनजीओ रन करता था जिसका नाम था विकास सेवा संकल्प एवं विकास समिति और इस एनजीओ का ओनर भी ब्रिजेश ठाकुर ही था। इस एनजीओ को गवर्नमेंट से हर साल 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती थी ताकि वो उन बच्चियों के लिए अच्छे से काम कर सके। ब्रिजेश ठाकुर उस इलाके में एक बाहुबली के जैसे था और उसने 1998 और 2004 में विधानसभा के इलेक्शंस भी लड़े थे, हालांकि वो उनमें हार गया था। फिर भी वो अपने एरिया के पॉलिटिशियंस और बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में काफी अच्छी पहुंच रखता था। जब रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम से एक रिसर्चर ब्रिजेश ठाकुर के इस शेल्टर होम में पहुंची तो उसने एक छोटी बच्ची को अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से पूछा वहां की कंडीशंस के बारे में। तो उस बच्ची ने बताया कि यहाँ पर हमें काफी मारा पीटा जाता है और कई बार कुछ बड़े अंकल लोगों के साथ हमें होटल्स में भेजा जाता है जहां पर वो हमारे साथ गंदे काम करते हैं। कुछ लड़कियों ने यह भी बताया कि यहाँ पर सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि कई लड़कियों के मर्डर्स भी हुए हैं। सारी लड़कियों ने ये एक्सेप्ट किया कि उनके साथ कभी ना कभी सेक्सुअल असोल्ट जरूर हुआ है और उन सब की उंगली सिर्फ एक आदमी की तरफ पॉइंट कर रही थी, ब्रिजेश ठाकुर। वो लड़कियां ब्रिजेश को हंटर वाले अंकल बुलाती थी क्योंकि जब भी कोई लड़की किसी के साथ होटल में जाने से मना कर देती या फिर अपने सेक्सुअल असोल्ट का विरोध करती तो ब्रिजेश उसे हंटर से मारता था। वहां पर एक लड़की ने तो ये भी बताया कि उसने एक 6 साल की बच्ची का रेप होते भी देखा है। इवन कि एक बार उन लड़कियों को कहा गया था कि वो उनके साथ रहने वाली एक मेंटली डिसेबल लड़की की जान ले ले और जब वो लड़कियों ने उसको जान से मारने के लिए मना कर दिया तो ब्रिजेश ठाकुर ने उनको धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वो उनको जान से मार देगा। वो लड़कियां उन लोगों के लिए खिलौनों की तरह थी और इन खिलौनों के साथ खेलने में ब्रिजेश ठाकुर और उसके दोस्त ही नहीं बल्कि शेल्टर होम में काम करने वाली फीमेल वर्कर्स भी शामिल थी। लड़कियों ने रिसर्चर्स को बताया कि वहां पर काम करने
करने वाली किरण और मधु नाम की दो लेडीज कई बार उनके साथ बिना कपड़ों के सोती है और वो उन्हें भी ऐसा करने के लिए मजबूर करती है, और अगर वो ऐसा करने से मना करती है तो वो उन्हें डंडे से मारती है। अब उन लड़कियों की हालत देखकर एक बात तो साफ थी कि जिन लोगों पर भरोसा करके उन्हें उन लड़कियों की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। और उन लड़कियों की बातें सुनकर यह पता चल रहा है कि उस शेल्टर होम बालिका गृह की दीवारों के अंदर क्या चल रहा था। वैसे तो उस शेल्टर होम के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, पर ब्रिजेश ठाकुर के प्रिंटिंग प्रेस से एक सीडी जाती थी उस शेल्टर होम के अंदर, और वो सीडी सीधा आपको बालिका गृह के अंदर ले जाती थी। इन सीडियों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लड़कियों ने यह भी बताया कि उन्हें अक्सर इंटॉक्सिकेटिंग पिल्स और स्लीपिंग ड्रग्स दी जाती थी, उन्हें झूठ बोलकर कि ये डीवॉर्मिंग पिल्स हैं। उन मेडिसिन की वजह से वो लड़कियां बेहोश हो जाती और जब वो सुबह उठती तो उनके पेट और जेनिटल ऑर्गन्स में बहुत तेज दर्द होता। एक लड़की ने यह भी बताया कि वहां पर रात के समय में कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाते और फिर उनके कपड़े उतारकर उन्हें वल्गर गानों पर नाचने के लिए कहते। फरवरी 2018 में टेस ने अपनी रिपोर्ट बनाकर बिहार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को सौंप दी और फिर उन लड़कियों को वहां से निकाल कर किसी दूसरे शेल्टर होम में ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि उन बच्चियों को दूसरे शेल्टर होम में ट्रांसफर करने के लिए जो सरकारी अधिकारियों की मीटिंग बनाई गई थी उसमें वो अधिकारी भी शामिल थे जिन पर उन बच्चियों ने रेप के आरोप लगाए थे। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम कितना करप्ट है। जुलाई 2018 में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई ने अपनी जांच के बाद इस केस में कुल 20 लोगों को आरोपी बताया, जिनमें से 9 तो औरतें ही थी। इसके बाद 11 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया जिसमें ब्रिजेश ठाकुर समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई और 6 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। भेड़िए अब जंगलों में नहीं बल्कि हमारे बीच ही रहते हैं।